हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश और वापस वही सीरीज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आरएस प्रीलिम्स के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सूचना कि नवंबर दिसंबर के आसपास प्रीलिम्स होने के चांसेस हैं। तो अभी से अपन प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं और अभी जो पेपर अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है 1991 का सबसे पुराना पेपर मैंने उठाया है और मैं 2021 तक के पेपर आपको यहाँ प्रोवाइड करवाऊँगा विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आप में से अगर कोई भी मुझसे जुड़ना चाहें तो मेरे इस नंबर से जुड़ सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 9950496952। ये व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको कॉल बैक कर दूँगा। तो कैसे क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है आरएस प्रीलिम्स एंड मेंस की। मैं हूं प्रकाश और मैंने एक बार यूपीएससी इंटरव्यू फेस किया और 2 टाइम्स मुझे आरएस मेंस का एक्सपीरियंस है। तीसरा मेंस अभी दिया है और इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। तो मेरे इस एक्सपीरियंस का आप फ़ायदा उठा सकते हैं मुझसे जुड़ करके। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने टारगेट की तरफ। किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पर कैपिटा इनकम इन राज्यों में सर्वाधिक किसकी है? तो मित्रों, ये क्वेश्चन 1991 का, उस समय इसका आंसर हरियाणा था। बट प्रेजेंट अगर सिनेरियो की बात करें तो 2021-22 का जो डेटा है वो डेटा ये कहता है कि सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम जो है प्रति व्यक्ति आय वो गोवा की मैक्सिमम है। तो अभी प्रेजेंट में इसका जो आंसर है वो गोवा है और गोवा के बाद आपका दिल्ली आ जाएगा और उसके बाद और भी कई सारे स्टेट्स हैं। तो फिलहाल इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है। प्रेजेंट की बात करें तो गोवा है जिसकी प्रति व्यक्ति आय मैक्सिमम है। ये भी बताइएगा, भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट जहां पर समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 डीपीएसपी लागू है। कम ऑन, आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। मित्रों, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में क्वेश्चन है। ये क्या काम करती थी? तो मित्रों, इसका आंसर है राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा, रिव्यू द नेशनल प्लान्स। याद करिएगा, अभी पंचवर्षीय योजनाएं चली और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में ख़त्म हो गई। उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं आनी बंद हो चुकी हैं। योजना आयोग की जगह भी नीति आयोग आ चुका है। तो पहले विभिन्न प्रकार की पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, उसका जो ड्राफ्ट था उसका रिव्यू करती थी, उसका इवेल्युएशन, उसकी समीक्षा करने का काम राष्ट्रीय विकास परिषद किया करती थी। कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या राष्ट्रीय विकास परिषद अभी भी अस्तित्व में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था और चाहे योजना आयोग हो चाहे राष्ट्रीय विकास परिषद हो, इसके जो पदेन अध्यक्ष हुआ करते थे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वो आपके प्रधानमंत्री थे और मुख्यमंत्री जितने भी राज्यों के हैं वो सारे इसके सदस्य माने जाते थे। ओके मित्रों, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड तो कई बार सुना है आपने, आरएस प्री 1991 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑब्वियस है इसका आंसर है दुग्ध उत्पादन। तो मित्रों, इसके साथ आपको ये भी बताना है कि ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, ब्राउन रिवोल्यूशन क्या है, इसके साथ साथ रेड रिवोल्यूशन क्या है, वाइट रिवोल्यूशन क्या है। ये अलग अलग टाइप के रिवोल्यूशंस हैं, तो आपको याद रखना है। ऑपरेशन फ्लड का रिलेशन मित्रों दूध उत्पादन से है और आज वर्ल्ड में अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश भारत है। तो इसकी बदौलत है वर्गीज कुरियन, और वही वर्गीज कुरियन जिन्होंने दुग्ध उत्पादन में भारत को बहुत ऊंचाइयों पर लेके गए। तो एक्चुअल में वर्गीज कुरियन के प्रयासों से 64-65 में सघन पशु प्रोग्राम, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था और इसी के तहत ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया और एक बहुत बड़े स्तर पर डेयरी विकास कार्यक्रम लॉन्च हुआ देश में। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और भारत में अगर बात करें तो यूपी जो है वो फर्स्ट नंबर पर है और अपना राजस्थान सेकंड नंबर पर है। तो ध्यान रखना, ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति तो 66-67 में हुई थी 1965 के युद्ध के पश्चात, लेकिन दूध क्रांति जो थी उसका आगाज़ इस हरित क्रांति से पहले हो चुका था। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देखें। अभी ये क्वेश्चन भी आउटडेटेड है,
8वीं पंचवर्षीय योजना हमारे किसी काम की नहीं है, ना इन डेटा से हमें कोई मतलब है। हमें तो इस क्वेश्चन से एक चीज़ समझनी है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कालक्रम था वो क्या था, कब से कब तक थी। सोचो सोचो सोचो। तो मित्रों इसका आंसर है 92 टू 97, 92 से लेकर 97 तक। हुआ क्या मैं बताऊं मित्रों, सिंपली अगर अपन बात करें तो होता क्या है कि फ्रेंड्स 1984 में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई। उसके बाद में वापस इलेक्शंस होते हैं और कांग्रेस की वापसी होती है और राजीव गांधी जी 1989 में क्या होते हैं, 1989 तक प्रधानमंत्री रहे। 89 में जो है वो किसी भी पार्टी को मेजोरिटी मिली नहीं, तो इस वजह से वीपी सिंह सरकार बनती, गठबंधन सरकार थी, याद करिएगा, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। तो वीपी सिंह सरकार बनी। वीपी सिंह सरकार के बाद में एक और प्रधानमंत्री आ गए, एस चंद्रशेखर। तो ये 2 साल का जो टेन्योर था ये एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का काल था और इस वजह से यहाँ पर योजनाओं में प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा सका और इसी कारण 2 साल गैप आ गया। तो होनी तो 90 में चाहिए थी शुरू, बट होती हैं 92 में। 1992 से लेकर 1997 तक। आप मुझे बताएंगे इस योजना में मेनली हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, इस योजना में मेनली हो, बाकी तो 1-2 प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी आ जाएंगे, बट मेन लीड रोल में कौन थे इस पंचवर्षीय योजना में। ध्यान रखना 8वीं पंचवर्षीय योजना वो दौर जब भारत ने एलपीजी मॉडल अपनाया था, याद करें 24 जुलाई 1991 को राव मनमोहन मॉडल, जिसमें अपने मनमोहन जी जो थे, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उन्हीं की बदौलत हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का मॉडल अपनाया और 8वीं पंचवर्षीय योजना एक सक्सेसफुल योजना रही थी क्योंकि बहुत ड्रास्टिकली इंडिया ने डेवलपमेंट जो है वो दर्ज किया था। 1 मिनट रुकिए मित्रों, इसमें थोड़ा सी प्रॉब्लम आ रही है, चलो आगे बढ़ते हैं। नरसिम्हन समिति कई बार चर्चा में आती मित्रों, किससे रिलेटेड है नरसिम्हन समिति? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा इसका आंसर है बैंकिंग रिफॉर्म्स मित्रों। तो अभी ये कब आई थी, क्या था इसका, ये देखिए। ये योजना जो बेसिकली आपकी आई थी, इसका टाइमिंग जो था मित्रों वो था 1991, 1991। वही दौर है जब एलपीजी मॉडल अपनाया अपन ने, याद करिए, अभी बताया था मैंने राव मनमोहन मॉडल। तो एलपीजी मॉडल के दौरान ही हमने जो है वो बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए नरसिम्हन समिति का गठन किया था और कई सारी रिकमेंडेशंस दी थी और इनकी रिकमेंडेशंस की बदौलत ही बैंकिंग सेक्टर जो है वो अच्छा ग्रो कर पाया। क्योंकि अपन डिस्कस कर चुके हैं इंटरनेशनल रिलेशन में कि भाई 1989 से लेकर 1991 तक का जो भारत का काल था, इकोनॉमिकली हम बहुत वीक हो चुके थे। हमारे पास केवल $1 बिलियन का फॉरेक्स बचा था और आज हमारे पास में फॉरेक्स कितना है, $600+ बिलियन है। $1 बिलियन का मतलब आज वही स्थिति जो श्रीलंका की है। श्रीलंका का फॉरेक्स विदेशी मुद्रा भंडार लगभग ख़त्म हो गया है, हमारी भी यही स्थिति थी। लेकिन भला हो पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी का, हम उन विकट परिस्थितियों से पार आ सके। भोजन, काम और उत्पादकता का नारा निम्न में से किस योजना में दिया गया था मित्रों? तो इसका आंसर है मित्रों ए फॉर अम्बाला, ए इज़ द परफेक्ट आंसर। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 में प्रारंभ हुई थी और 85 से 90 तक रही थी। आप मुझे बताएंगे कि इस पंचवर्षीय योजना में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मैं बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, 85 से लेकर 1990 तक। तो बाकी इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि योजना ये कौन सी थी और टेन्योर क्या था इसका। जवाहर रोजगार योजना बेसिकली कब लाई गई थी मित्रों और क्यों लाई गई थी? सोचें ज़रा। आंसर इसका बी फॉर बम्बाला। क्यों? एक्चुअल में ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो कृषि तो मैन ही है रोजगार के लिए, लेकिन खेती के साथ साथ और भी कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर डेवलपमेंट करके लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है। तो एडिशनल ऐसे रोज़गार के क्षेत्रों को ढूंढना जहां पर डेवलपमेंट को इश्योर किया जा सके, लोगों को रोज़गार मिल सकें। और ध्यान रखना इसका टेन्योर भी कब आई थी? 1989 में 1 अप्रैल 1989 जवाहर रोजगार योजना आई थी। और ऐसे क्वेश्चन मित्रों आते हैं, बाकायदा आए हुए हैं और अभी तक आते रहे हैं RS प्री में। बिल्कुल
आगे बढ़ते हैं। डंकन प्रस्ताव या डंकल प्रस्ताव क्या था? तो मित्रों एक्चुअल में इसका आंसर है बौद्धिक संपत्ति का अधिकार। ये जुड़ा हुआ है WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं बता दूं थोड़ा सा डंकल प्रस्ताव क्या था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। इससे पहले हम इसे GATT गेट के नाम से जानते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जब WTO आया मित्रों, तो WTO की स्थापना ऐसे ही नहीं हुई। गेट की स्थापना 1947 में हो चुकी थी। तो 1947 से लेकर 1995 तक विभिन्न वार्ताओं के दौर हुए, और 8वीं वार्ता थी मित्रों उरुग्वे दौर की वार्ता, और इसी वार्ता के बाद WTO एग्जिस्टेंस में आया। तो बातें हैं 1994-95 की, सॉरी 1991 की, सॉरी 1991 की, जब WTO गेट के जो महानिदेशक थे वो थे आर्थर डंकल। तो विकसित और विकासशील राष्ट्रों में आपसी झगड़ा चल रहा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके। तो उन झगड़ों की शांति के लिए आर्थर डंकल ने ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे अपन डंकल प्रस्ताव कहते हैं। लेकिन मित्रों ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चूंकि 1991 में ये पेपर हुआ है और 91 का ये क्वेश्चन था, करंट इशू था, तो उससे पकड़ करके इसको लिया गया। अगेन ये क्वेश्चन आउटडेटेड है, लेकिन यहाँ से हम काफ़ी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। यहाँ बोला गया है कि थोक मूल्य सूचकांक। तो मित्रों अब सूचकांक कई प्रकार के हैं, CPI है, आपका WPI है। तो यहाँ पर बात की जा रही है थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो पहला क्वेश्चन तो यह है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है? तो अपन कहते हैं ना, कोई भी चीज़ खरीदो कि होलसेल में खरीदना। होलसेल मतलब बड़े बिजनेसमैन आपस में जिस हिसाब से डीलिंग करते हैं, तो उनकी जो महंगाई की रेट है उसको अपन कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। जिसके अंदर आम आदमी एंगेज नहीं है, बड़े बड़े होलसेलर्स आपस में जो ट्रेडिंग करते हैं, वो इंडेक्स कहलाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। हम जो कहते हैं वो है आपका CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का अभी बेस ईयर चेंज कर दिया गया है, ये आपके लिए जानकर अच्छा लगेगा। और अभी पहले 2004-05 था, अभी WPI का 2017 में बेस चेंज करके 2011-12 कर दिया गया है। ये ध्यान रखना। इसके अलावा इस क्वेश्चन से हमें सीखने को कुछ भी नहीं मिल सकता। तो मित्रों हम थोड़ा सा 10 सेकंड का गैप लेते हैं, थोड़ा जलपान करते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तब तक आप भी थोड़ा पानी वानी पी लें। वंस अगेन मोस्ट वेलकम मित्रों। तो प्रोसीड करते हैं आगे की प्रक्रिया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 40 कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना, आखिरकार हम क्या चाहते थे? न्यूनतम आवश्यकता, मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था, इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो मित्रों इसका मुख्य उद्देश्य था इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। अब ये प्रोग्राम कब लाया गया था? ये भी उस समय करंट की ही बातें हैं। तो मेनली ये 1975 में इस प्रोग्राम को लाया गया, और जिसका मुख्य उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर का? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जलापूर्ति है, सड़कें हैं, रेलवे हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, जितना भी सब कुछ है, वो हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सारा का सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आता। और 1975 में कौन सी सरकार थी भाई इस समय? ये वही दौर है जब हमारे देश में लागू किया गया था आपातकाल। याद करिएगा, पिछली बार आपका RS प्री में क्वेश्चन था कि आपातकाल कब लगा था, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 कब यूज किया गया था? तो वो ये था 25 जून 1975 से लेकर आपका 21 मार्च 1977 तक। ये पूरा आपातकाल का दौर था। आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं क्यों स्टार्ट की गई भारत में? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं कि भाई भारत को जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंस बनाना, और साथ ही विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना, इसके लिए हम ये लेकर के आए। तो इसका मूल उद्देश्य जो था मित्रों, अभी आप देख सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं लगभग आपकी कितनी आ चुकी हैं?
12 पंचवर्षीय योजनाएं अपन ने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दी और उसके बाद में पंचवर्षीय योजनाओं को विराम दिया गया है। अभी नीति आयोग जो है वो 1 वर्षीय प्लान लेकर के आया है साहब। तो इसका मेन उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से थोड़ी साइंस स्टार्ट हो जाती है मित्रों। बिल्कुल, आधारभूत 3 बेसिक कलर कौन कौन से मित्रों? तो ये क्वेश्चन RS प्री में थोड़ा मिसप्रिंट था, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। 3 बेसिक कलर जो है वो मित्रों BGR है, ध्यान रखना, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। अब ये मूल कलर कहलाते हैं, मूल रंग। इनसे अपन पूरक रंग बना सकते हैं, दूसरे कलर अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे पीला है, मैजेंटा है। तो मेन 3 कलर कौन कौन से हैं? नीला, हरा और लाल। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या मित्रों? देख लो एक बार, कहीं नहीं दिख रहा है। तो नीला, हरा और लाल ये 3 मेन कलर होते हैं टेलीविज़न में, और वही दूसरे कलर्स को जनरेट करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो आंसर इसमें से कोई नहीं है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालक, अभी ये साइंस का, प्योर साइंस का क्वेश्चन है। क्या होते हैं अर्धचालक? देखिए, एक तो होते हैं चालक जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर, एक होते हैं अचालक जो बिल्कुल विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं करते, उन्हें कहते हैं इंग्लिश में इंसुलेटर। इन दोनों के बीच में जो फेज होता है उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर, बोले तो अर्धचालक। चालक वह होंगे जो विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, इंसुलेटर वह होंगे जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी नहीं, जैसे सूखी लकड़ी ले लो, यहाँ लोहा ले लो, तांबा ले लो, ये कंडक्टर हैं। सेमीकंडक्टर में जैसे आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनाइड है, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो परम शून्य ताप पर तो क्या होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी या चालकता बिल्कुल ज़ीरो होती है। अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनके अंदर ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह शुरू होता है और विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ती है, जबकि जो कंडक्टर हैं, चालक पदार्थ, उसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ घटती है। दोनों उल्टा है। अभी यहाँ कह रहा है कि परम शून्य ताप, तो पहले तो ये समझो परम शून्य ताप क्या है। दुनिया में जितना लोएस्ट टेम्परेचर हो सकता है उसी को परम शून्य ताप कहते हैं। इसको इंडिकेट करते हैं अपन -273 डिग्री। अब -273 डिग्री, या इसको अपन यूँ भी कह सकते हैं, इसे केल्विन, बिल्कुल, -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को ही परम शून्य ताप कहते हैं। अब इस टेम्परेचर क्या अर्धचालक अपनी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे? तो मैंने पहले ही बता दिया कि टेम्परेचर बिल्कुल लो है तो इनमें कंडक्टिविटी तो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन इनका जो प्रतिरोध है, अब प्रतिरोध क्या होता है? रेजिस्टेंस, जो विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। तो प्रतिरोध चूँकि 0 डिग्री टेम्परेचर पर मैक्सिमम होता है, क्योंकि कंडक्टिविटी कम है। चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यहाँ पर चालकता 0 है तो प्रतिरोध इन्फिनिटी होगा, अत्यधिक होगा। तो परम शून्य ताप दुनिया में वह टेम्परेचर जो सबसे लोवेस्ट हो सकता है, जहाँ अणुओं की गति बिल्कुल शून्य हो जाती है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सवाल है मित्रों। अगर 8 किलोमीटर से किसी वस्तु को आप फेंक रहे हैं, 8 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की रफ्तार से, उन्हें क्वेश्चन को थोड़ा सा दिखा दूँ आपको, ये लो। If an object is thrown into the space at the velocity of 8 km per second, then what will happen? क्या ये वस्तु पृथ्वी पर आ पाएगी या सीधी बाहर चली जाएगी? तो आप कहेंगे साहब ये वापस गिर जाएगी, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी, या जिसे अपन कह सकते हैं पलायन वेग, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, लगभग इतना। तो जब तक कोई वस्तु 11 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से नहीं फेंकी जाती ऊपर, तब तक वो पृथ्वी पर ही गिरेगी। बट अगर इस वेलोसिटी से कहीं फेंकी जाती हैं तो उसको कहते हैं पलायन वेग, यानी वो पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ के कहीं और चली जाएगी। तो फिलहाल इसका आंसर है बी फॉर बम्बाला। बढ़ते हैं आगे मित्रों। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताएं, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक कहाँ होता है? कई दफ़े क्वेश्चन पूछा गया। 2021 के पेपर में भी ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, बट नए ढंग से। आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मित्रों क्या होता है कि कोई भी पदार्थ हो, अगर उसको गर्म करते हो ना आप,
टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसमें एक्सटेंशन होता है, प्रसार होता है। जैसे लोहा है या पानी, दूसरा कोई लिक्विड ले लो, तो उसको जैसे जैसे आप हीट दोगे उसके अंदर क्या होगा, प्रसार। जैसे घी है, अब घी को गर्म करते हैं तो क्या वॉल्यूम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? तो वॉल्यूम बढ़ता है बट डेंसिटी घटता है। एक सिंपल से लिक्विड की ये प्रॉपर्टी है कि एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर वॉल्यूम विल इंक्रीज बट देयर विल बी द डिक्रीमेंट इन डेंसिटी। बट इन द केस ऑफ वाटर देयर इज द रिवर्सल रिलेशन। क्या मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं 4 डिग्री तक, तो वॉल्यूम बढ़ने की बजाय इसका वॉल्यूम जो है वो कम होता है। ध्यान रखना मित्रों, उल्टा है कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठीक उल्टा रिलेशन है। यदि गर्म किया जाए तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। तो पानी का ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन जो होगा वो बढ़ने की बजाय घटेगा और डेंसिटी है वो घटने की बजाय बढ़ेगा। ये एक स्पेशल कैरेक्टर, इसी कारण आप देखेंगे जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर कैसे मछलियाँ हैं या जलीय जीव अपना जीवन यापन कर पाते हैं, तो उसकी वजह यही है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक तो नीचे गर्म ही रहेगा, वो जमेगा ही नहीं ना, बर्फ़ जमेगी नहीं। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उन्हें आराम से जीवन यापन की परिस्थितियाँ मिल जाती हैं और उसके बाद में बर्फीला एरिया पाया जाता है। तो ये जो है वो पानी की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है मित्रों। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि लकड़ी, लोहे और मोम के टुकड़े को एक साथ आप फेंक रहे हैं। द पीसेज ऑफ द सेम साइज, द वुड, आयरन, द वैक्स आर ड्रॉप्ड ऑन द अर्थ फ्रॉम द सेम हाइट, विच पीस वुड फर्स्ट रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मित्रों इसका आंसर है सभी साथ साथ पहुँचेंगे। देखिए इसमें इक्वल ग्रेविटेशनल जो है वो बोला गया कि जैसे निर्वात होता है ना, निर्वात, वैक्यूम, तो ये वर्ड यहाँ पर ऐड करना भूल गया है क्वेश्चन वाला। ये बात की जा रही है इक्वल ग्रेविटेशनल सर्कमस्टेंसेस, जहाँ पर आपको एक जैसा ही गुरुत्वीय त्वरण मिलेगा। यानी ऐसी स्थिति में जब समान गुरुत्वीय त्वरण है तो उस सिचुएशन में तीनों एक साथ ही पहुँचेंगे, लेकिन अगर अलग अलग होता तो फिर अलग अलग पहुँचते। समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, मोम टुकड़े समान पहुँचेंगे क्योंकि समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है। तो इसका आंसर है मित्रों डी फॉर दिल्ली। और ऐसा क्वेश्चन पिछली बार RS प्री में भी पूछा गया था। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि LPG के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, कई बार पूछा गया मित्रों, ब्यूटेन, प्रोपेन एंड एथेन। तो ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ क्या पंगा है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना, मुख्य घटक इसका ब्यूटेन है। ब्यूटेन के साथ प्रोपेन और आइसोप्रोपेन भी पाए जाते हैं। और ध्यान रहे, अब एक होता है CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एक होता है LPG। कमेंट बॉक्स में बताओ बढ़िया कौन सा है, तो मैं बता देता हूँ। CNG का मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट है मेथेन CH4, जबकि LPG का मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका प्रोपेन ब्यूटेन। बोले तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फोर्थ, यानी आपका 4 कार्बन ग्रुप वाला C4H10। तो चूँकि LPG के अंदर आपको पता है LPG CNG की तुलना में भारी है, तो अगर इसका कहीं लीकेज होता है तो वो गैस जो है वो ऊपर न उठ के नीचे ही पड़ी रहेगी CNG की तुलना में। तो एक स्पेशल एक पदार्थ मिलाया जाता है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, उसके रोकने के लिए LPG के अंदर एक स्पेशल पदार्थ जिसको अपन मर्केप्टन या थायोल कहते हैं। आपने कई बार देखा हो कि गैस लीकेज होता है तो उसमें स्पेशल दुर्गंध आती है, तो दुर्गंध जो है वो मर्केप्टन की ही आती है। तो बेस्ट कौन सा है CNG और LPG में? ऑब्वियस CNG बेस्ट है और ये इको फ्रेंडली भी है। किस में? ये एक लॉलीपॉप सवाल था, बिल्कुल सिंपल। ऑक्सीजन नहीं है। तो अब नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3 है ना ऑक्सीजन। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4 है ना ऑक्सीजन। लेकिन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। तो आंसर था इसका C फॉर कैटी। सिंपल क्वेश्चन था, आप चाहते तो इसको फॉर्म फेर सकते थे। आणविक संरचना के बारे में क्या सही है? तो आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर 2 होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। बिल्कुल, तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही है, नेगेटिवली चार्ज हैं,
न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। और बाकी अब जब अपन पढ़ेंगे बेसिक साइंस तो उसमें सारा कुछ कवर होगा। फिलहाल इसका आंसर आप देख सकते हैं कौन सा है कि न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। इसका आंसर आपका C4 बिल्कुल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस यानी कि नाभिक में है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर बाहर चक्कर लगाते हैं। बढ़िया। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी हाल ही में जो है वो केंद्रीय गंगा अथॉरिटी CGA की स्थापना की गई जल की गुणवत्ता के जो उसके जांच के लिए। तो आंसर इसका ऋषिकेश और वाराणसी। अभी ये क्वेश्चन भी आउटडेटेड है मित्रों, क्योंकि उस समय का था। लेकिन यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ऐसी नदी जो भारत से गुजरती है लेकिन फिर भी सबसे लंबी नदी वो ब्रह्मपुत्र। प्योरली भारत में ही है सबसे ज़्यादा लंबाई, तो वो गंगा अगेन। गंगा कहाँ से निकलती है मित्रों? तो देखिए अपन ने देखा था कि इधर से आती है अलकनंदा और इधर से आती है आपकी ये भगीरथी में अंदर मिलती बिलांगना। तो बिलांगना और भगीरथी यहाँ से होती हुई देवप्रयाग में आकर के ये कहाँ मिल जाती है? अलकनंदा में। ये है आपकी अलकनंदा, ये है भागीरथी, ये है बिलांगना, और फिर ये जो बनती है इसको अपन कहते हैं गंगा। कहाँ जाती है? फिर आगे ये बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में इसको अपन किस नाम से जानते हैं? पद्मा। बिल्कुल। फिर ये आगे जा कर के ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती हैं, और दोनों मिलकर के आगे मेघना के रूप में अब आगे बढ़ती हैं, और धीरे धीरे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो मित्रों ये था आज का एपिसोड, और एपिसोड आते रहेंगे, मिलेंगे और भी मिलते रहेंगे। मेरे नंबर आप लिख सकते हैं 9950496952। जल्दी मैं RS प्री के लिए टेस्ट सीरीज़ ला रहा हूँ, और शानदार क्वालिटेटिव टेस्ट UPSC लेवल के टेस्ट आपको मिलने वाले हैं बाकायदा। टेस्ट के नंबर्स मैं बता दूंगा कितने क्या रहने हैं, और बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में आप इस नंबर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और बाकी कैसे क्या तैयारी करनी इसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी वेरी लवली नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। टेक केयर।